हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंगाटिया और चलिए आज हम आपकी अध्याय का चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं, लोकतांत्रिक अधिकार। तो देखिएगा, भूमिका पढ़ते हैं कि पिछले 2 अध्यायों में हमने लोकतांत्रिक सरकार के 2 बुनियादी तत्वों की चर्चा की है। अध्याय 3 में हमने देखा कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। अध्याय 4 में हमने जाना कि लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती हो। ये तत्व जरूरी हैं, पर लोकतंत्र के लिए इन्हीं 2 का होना पर्याप्त नहीं है। चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तत्व है अधिकारों का उपयोग। इसकी मौजूदगी भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए ज़रूरी है। बहुत सही ढंग से चुने हुए स्थापित संस्थाओं के काम के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी यह जानना ज़रूरी है कि उन्हें कुछ लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना है। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही इन लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं। इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे। अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा, इसकी कल्पना करने के लिए हम वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं से बात शुरू करते हैं। इससे हम इस चर्चा पर पहुंच गए कि अधिकारों का क्या मतलब है और हमें इनकी ज़रूरत क्यों है। पिछले अध्यायों की तरह पहले सामान्य बातों और फिर भारत पर केंद्रित चर्चा होगी। हम एक एक करके भारतीय संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि सामान्य आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है, इनकी रक्षा कौन करेगा और इनको लागू कौन करेगा। आखिर में हम देखेंगे कि लोकतंत्र का विस्तार करने में इन अधिकारों की कैसी भूमिका हो सकती है और हाल के वर्षों में हमारे मुल्क में इन्होंने क्या भूमिका निभाई है। बात करते हैं अधिकारों के बिना जीवन। इस किताब में हमने अधिकारों की चर्चा बार बार की है। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने इससे पहले के सभी 4 अध्यायों में अधिकारों की बात की है। क्या आप नीचे दिए गए खाली स्थानों को पुराने अध्यायों में के अधिकारों वाले चर्चा के आधार पर जो है भर सकते हैं? तो आप इसको भरिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। अध्याय 1 में हमने लोकतंत्र की परिभाषा में और हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा जैसे है, क्योंकि ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ये लाइनें आई थी वहाँ पर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गुआंतानामो बे का जेल। अमेरिकी फ़ौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिका नौसेना का कब्जा है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध है। अनस के पिता जमील अल-बन्ना उन 600 लोगों में से एक है जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों ने देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई। अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबारों के माध्यम से ही खबर मिली कि उसे भी जेल में रखा गया है। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ की। उसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना है, किसे नहीं। न तो किसी भी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही ये कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सके। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अनेक जो कैदी थे उन्होंने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको ज़बरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था उनको भी नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इन बातों की पुष्टि हुई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा कि गुआंतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिका सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब में नागरिक अधिकार। गुआंतानामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है, क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। आइए अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें और वहां की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है, इस पर गौर करें। जरा इन तथ्यों पर विचार करें। देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। शाह ही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं।
लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते, मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती, कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी है। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती, दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहाँ ऐसी स्थितियाँ मौजूद है। कोसोवो में जातीय नरसंहार। आप यह सोच सकते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती है और चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। पर कोसोवो की एक कथा पर गौर कीजिए। कोसोवो पुराने युगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया है। इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पर पूरे देश के लिहाज से ये सब लोग जो है बहुसंख्यक थे। उग्र सर्ब, देखिएगा, पूरे देश के लिहाज में सर्ब लोग बहुसंख्यक थे। उग्र सर्ब राष्ट्रवाद के भक्त मिलोशेविक ने यहाँ के चुनावों में जीत हासिल की। उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। इनकी इच्छा थी कि देश पर सर्व लोगों का ही पूरा नियंत्रण हो। अनेक सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोगों जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं या सर्बों का प्रभुत्व स्वीकार कर लें। तो क्या हुआ देखिएगा, कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई। 74 वर्षीय बतीशा होक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति जैद के साथ बैठी आग तप रही थी। उन्होंने विस्फोटों की आवाज़ सुनी, पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई है। तभी उनका दरवाज़ा खोलकर 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आए और पूछे, बच्चे कहाँ हैं? बतीशा याद करती है, उन्होंने इजेत की छाती में 3 गोलियां दाग दी। उसके सामने ही उसके पति की मौत हो गई और सैनिकों ने उसकी अंगुली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी। वह बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उसके पास न मकान, न पति और न शरीर पर पहने कपड़ों के अलावा कोई और चीज़। समाचारों में आई यह कथा उन हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ हुए बर्ताव में से एक की सच्चाई बताती है। और याद रखिए कि यह नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आया था। जातीय पूर्वाग्रहों के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए हैं उनमें यह संभवतः सबसे भयंकर था। आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया तब जाकर यह क्रम थमा। मिलोशेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चलाया। बात करते हैं लोकतंत्र में अधिकार। हमने पहले जिन उदाहरणों का जिक्र किया है उन सब पर विचार कीजिए। हर उदाहरण में सबसे जिसे कष्ट हुआ है उसके बारे में सोचिए। गुआंतानामो बे कैदियों, सऊदी अरब की औरतों और कोसोवो के अल्बानियाई लोगों और भारत में 1984 और 2002 के दंगों का शिकार हुए लोगों के बारे में जरा सोचिए। अगर आप उनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते? अगर आपके हाथ में महत्वपूर्ण फैसला करने का अधिकार हो तो आप उपयुक्त घटनाओं को न होने देने के लिए क्या करेंगे? शायद आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल और समान अवसर में जरूर हो। जैसे आप यह चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण और सूचना के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाए, और अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने और अपने आप को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर मिले। आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीज़ों पर लागू नहीं हो सकता। हम हर किसी से जिन चीज़ों की मांग करते हैं या जिन बातों की उम्मीद करते हैं उसमें हमें तार्किक नज़रिया अपनाना चाहिए, क्योंकि उसे ये चीज़ें सबको उपलब्ध करानी है। पर आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागजों में ही नहीं रहे, उन पर अमल भी हो, और जो लोग ऐसा न करें उनको सज़ा भी मिले। दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहाँ हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी। अमीर या गरीब, ताकतवर या कमज़ोर, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, हर किसी को इन न्यूनतम चीज़ों की गारंटी होगी। अधिकारों की सोच के पीछे यही भावना होती है। अधिकार क्या है? देखिए, अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। हम सभी खुशी से, बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान न हो, कोई कष्ट न हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दे या नुकसान पहुंचाए। आप इस तरह क्रिकेट खेलने का अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि पड़ोसी की खिड़की के शीशे टूट जाएं और आपके अधिकार को कुछ न हो। युगोस्लाविया में सर्ब लोग पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे। सो हम जो दावे करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए कि हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो। इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकार का आदर करें। हम कुछ दावे कर दें सिर्फ इतने भर से वह हमारा अधिकार नहीं हो जाता। इसे उस पूरे समाज में भी स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। ये कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। समाज जिस चीज़ को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही हमारे भी अधिकार होते हैं। इसलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है। 200 साल पहले अगर कोई कहता था या कहता कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होगा या होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता। आज सऊदी अरब में उनको वोट देने का अधिकार न होना भी अजीब लगता है। जब समाज में मान्य कायदों को लिखित पढ़त में ला दिया जाता है तो उनको असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। गुआंतानामो बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, पर वे इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो उन्हें लागू करा दे। जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है, कुछ दावों को मान्यता देता है तो उनको लागू किया जा सकता है। फिर हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते, इनका उल्लंघन करते हैं, तो हम इसे अपने अधिकारों का हनन कहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। इसलिए हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उसके लिए ये 3 बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज में स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। लोकतंत्र में अधिकारों की क्या ज़रूरत है? देखिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों का आज़ादी का होना ज़रूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न करे। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसे है। अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहे तो स्थिति बिगड़ सकती है। यह स्थिति आमतौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है। यह संभव है कि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा न करे, इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिए जाने की जरूरत है ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप में दर्ज होते हैं। बात करते हैं भारतीय संविधान में अधिकार। विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्र की तरह भारत में भी ये अधिकार संविधान में दर्ज है। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। अध्याय 3 में हमने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है। यह सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात कहता है। मौलिक अधिकार जो है, देखिएगा यहाँ पढ़ते हैं हम कि मौलिक अधिकार इन वायदों को व्यवहारिक रूप देते हैं। ये अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। आगे देखिएगा, आप जानते हैं कि हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्या आप इन्हें बता सकते हैं? एक आम नागरिक के लिए इन अधिकारों का ठीक ठाक क्या मतलब होता है? आइए एक एक करके इन पर नज़र डालें। सबसे पहले बात आती है समानता का अधिकार। हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून के संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति या दर्जा या पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का राज भी कहते हैं। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियादी जो है आवश्यकता है या बुनियादी ढांचा है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता।
प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गांव का कोई खेतीहर मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होता है। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेषाधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। जैसे कुछ साल पहले देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा जो है चला था। सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष घोषित किया था, लेकिन जब तक मामला चला उन्हें किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही अदालत में जाना पड़ा, अपने पक्ष में सबूत देने पड़े, कागजात दाखिल करने पड़े। इस बुनियादी स्थिति को संविधान में समानता के अधिकार के कुछ निहितार्थों को स्पष्ट करके और साफ किया है। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। दुकान, होटल और सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार जो सार्वजनिक कुएं हैं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें ऊपर से बहुत सरल लगती हैं, पर जाति व्यवस्था वाले हमारे देश में कुछ समुदायों के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल जो है वो करने से रोका जाता है। सरकारी नौकरियों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। उपरोक्त आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार से अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। अनेक सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती है। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था सामान्य के अधिकार के खिलाफ है, यानी समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं है। समानता का मतलब है हर किसी से उसकी ज़रूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार जो है काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए ही कुछ लोगों को विशेष अवसर देना ज़रूरी होता है। आरक्षण यही करता है। इसी बात को साफ करने के लिए संविधान जो है स्पष्ट रूप से कहता है कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। किसी तरह का भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। संविधान सामाजिक भेदभाव के एक बहुत ही प्रबल रूप छुआछूत का जिक्र करता है और सरकार को निर्देश देता है कि वह इसे समाप्त करे। किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है। यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है। यह उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीची नज़र से देखा जाता है या उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का न होना। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल न होना, न सरकार का न व्यक्तियों का। हम समाज में रहना चाहते हैं लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। हम मनचाहे ढंग से काम करना चाहते हैं। कोई हमें आदेश न दे इसे ऐसा करो वैसे करो। इसलिए भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता और कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता। याद रखिए कि हर नागरिक को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त है। इसका मतलब यह हुआ, देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते हो जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होता हो। आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती। आप वह सब करने के लिए आज़ाद हैं जिससे दूसरों को परेशानी जो है न हो। स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है। इसी कारण समाज के व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ किस्म की पाबंदियां लगा सकती है। बात करते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी। हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन्न स्वरूपों में स्वतंत्र स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। आपकी राय से
आपकी राय दूसरों से अलग हो सकती है। संभव है कि कई सौ लोग एक ही राय से सोचते हों, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आज़ादी है। आप सरकार की किसी नीति से या किसी संगठन की गतिविधियों से असहमति रख सकते हैं। अपने माँ बाप, दोस्तों या रिश्तेदार से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना करने को स्वतंत्र हैं। आप अपने विचारों को पर्चा छापकर या अखबारों पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। आप यह काम चित्र बनाकर, कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हैं, पर आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कह के या उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने में इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। वे यह सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचारों का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं, पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इससे सार्वजनिक व्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। इन बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं। किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह और बस सकते हैं। जैसे असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है, संभव है कि उसने इस शहर को देखा भी न हो, यहाँ उसका कोई संपर्क न हो, फिर भी भारत का नागरिक होने के कारण संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। हम यहाँ पर थे कि भारत का नागरिक होने के कारण उसे जो है ऐसा करने का अधिकार है। इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गांवों से निकलकर शहरों में और देश के गरीब इलाकों से निकलकर समृद्ध इलाकों में आकर काम करते हैं, बस जाते हैं। पेशा चुनने के मामले में भी ऐसी ही स्वतंत्रता है। आपको कोई भी यह आदेश नहीं दे सकता कि आप सिर्फ यह काम करें या वह। महिलाओं से यह नहीं कहा जा सकता कि फलां काम उनके लिए नहीं है। पिछड़ी और कमज़ोर जातियों के लोगों से नहीं कहा जा सकता कि वे अपने परंपरागत पेशे में ही रहें। संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर उसका मतलब यह है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा नहीं सुनाती, उसे मारा नहीं जा सकता। इसका यह भी मतलब है कि कानूनी आधार होने पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे गिरफ्तारी या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है। गिरफ्तारी या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का भी अधिकार होता है। आइए एक बार फिर से गुआंतानामो बे और कोसावो को याद करें। इन दोनों ही मामलों में शिकार लोगों को सभी स्वतंत्रताओं में सबसे बुनियादी दो चीज़ों, जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है। तो बात करते हैं शोषण के खिलाफ अधिकार। स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिक को यह भी अधिकार हो कि कोई उनका शोषण न कर सके। हमारा संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप में दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमज़ोर वर्गों का शोषण न हो सके। संविधान ने खास तौर से 3 बुराइयों का जिक्र किया है, इन्हें गैर कानूनी घोषित किया है। कि पहला, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेकार या जबरन काम लेने का निषेध करता है। बेकार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ जाता है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तीसरा, संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। किसी कारखाने, खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकता। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। इनमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दिया सलाई बनाने, प्रिंटिंग और रंग रोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने के कानून भी शामिल है। बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर से चौकस थे।
उन्होंने इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्ज किया। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। विश्व के अन्य देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं, कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों को ही देखना है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों को नहीं। धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का समभाव रखना शामिल है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आज़ादी है, पर अपने धर्म का प्रचार करने के लिए पर अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लालच देकर उससे धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। निस्संदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी है। अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण का यह अर्थ भी नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे। जैसे कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता। औरतों को कमतर मानने या औरतों की आज़ादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों का आचरण करने की अनुमति नहीं है। जैसे कोई ज़बरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता या फिर सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। ना ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। सरकारी शैक्षिक संस्थानों में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। अगर किसी शैक्षिक संस्थान का संचालन कोई निजी संस्था करती है तो वहाँ के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। आप हैरान हो सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लिखित गारंटी को लेकर इतने सचेत क्यों थे। बहुसंख्यकों के लिए ऐसी कोई गारंटी क्यों नहीं है? इसका सीधा सा कारण यह है कि लोकतंत्र की कार्यपद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज़्यादा ताकत दे देती है। अल्पसंख्यकों को ही भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की ज़रूरत होती है, अन्यथा वे बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव से पिछड़ते चले जाएंगे। इसी के चलते संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। यहाँ अल्पसंख्यक का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है। किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों का बहुमत होगा, वहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वालों का बहुमत है पर कर्नाटक में वे अल्पसंख्यक है। पंजाब में सिख बहुसंख्यक है पर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में वे अल्पसंख्यक है। हमें ये अधिकार कैसे मिल सकते हैं? देखिए, यद्यपि अधिकार गारंटी की तरह हैं, तब भी ये हमारे किसी काम के नहीं हैं अगर इन गारंटियों को मानने और लागू करने वाला न हो। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू कराने की मांग करने का अधिकार है। हमारे पास उन्हें लागू कराने के उपाय हैं। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। यह भी एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और या नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही हो, पर जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं। इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। बात करते हैं आगे। मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों तथा फैसलों से ऊपर है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। विधायिका या कार्यपालिका
कि किसी भी फैसले या काम में मौलिक अधिकारों का हनन हो या उनमें कमी हो तो ये वह फैसला या काम ही अवैध हो जाएगा। हम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को, उनकी नीतियों और फैसलों को, या राष्ट्रीयकृत बैंक या बिजली बोर्ड जैसी उनके द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को चुनौती दे सकते हैं। वे भी व्यक्तियों या निजी संस्थानों के खिलाफ मौलिक अधिकार के मामले में दखल दे सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्देश देने, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वालों को हर्जाना दिलवा सकती है और गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती है। अध्याय 4 में हमने देखा है कि हमारे देश की न्यायपालिका सरकार और संसद से स्वतंत्र है। हमने यह भी देखा कि न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकारों के लिए जो कुछ जरूरी है वह करने में सक्षम है। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है, पर अब अगर मामला सामाजिक और सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ऐसे मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है और ऐसे मामले जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। अगर न्यायाधीश को लगे कि सचमुच मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो वे मामले को विचार के लिए स्वीकार कर लेते हैं। बात करते हैं अधिकारों का बढ़ता दायरा। हमने इस अध्याय की शुरुआत अधिकारों के महत्व पर चर्चा से की, पर अध्याय के ज़्यादातर हिस्से में हमारा ध्यान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर ही रहा। आप सोच सकते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं। यह सही नहीं है। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत हैं। हमारा संविधान और हमारे कानून हमें बहुत सारे अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता गया है। समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए कि जिनमें अधिकारों का दायरा बढ़ा है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसी चीज़ें मौलिक अधिकारों का ही विस्तार है और उन्हीं से निकली हैं। बात करते हैं अब स्कूली शिक्षा हर भारतीय का अधिकार बन चुकी है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी पास कर दिया है। यह अधिकार विचारों और अभिव्यक्ति के आज़ादी के मौलिक अधिकार के तहत ही है। हमें सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया है। साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है, जैसे संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है पर संवैधानिक अधिकार है। चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। कई बार मानवाधिकारों का भी विस्तार होता है। ये असल में सर्वमान्य नैतिक दावे हैं जो कानून द्वारा मान्य हो भी सकते हैं और नहीं भी, और इन्हें इस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता। जैसा कि हमने पहले परिभाषा के माध्यम से बताया कि दुनिया में लोकतंत्र के फैलाव के साथ सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है और वे इन सर्वमान्य नैतिक दावों को माने, उन्हें कानूनी रूप दें। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रतिज्ञा पत्रों ने भी अधिकारों का दायरा बढ़ाने में मदद की है। बात करते हैं आगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है और हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं। ये लोगों के संघर्षों से हासिल हुए हैं। समाज के विकास या नए संविधानों के निर्माण के साथ नए अधिकार सामने आते हैं। संविधान बनाने संबंधी अध्याय में हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार मिले हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है। निजता का अधिकार, इसके कारण नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती, उनके फ़ोन टैप नहीं किए जा सकते, उनकी चिट्ठी पत्री को खोलकर पढ़ा नहीं जा सकता। पर्यावरण का अधिकार, ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य या कुशल क्षेम के प्रतिकूल न हो। पर्याप्त आवास पाने का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुँच का अधिकार, आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता उनको। अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के लिए ज़रूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार और निजता के अधिकार को भारत में भी मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। चलिएगा, तो इसी के साथ आपका जो अध्याय है वो पूरा होता है। चलिए इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो एक PDF के माध्यम से हम देख लेते हैं। तो चलिएगा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पुराने यूगोस्लाविया, देखिएगा, पुराने यूगोस्लाविया का वह कौन सा एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया? तो वो कोसोवो था। कोसोवो में किन लोगों की संख्या अधिक थी? तो अल्बानियाई लोगों की।
अधिकार क्या है? देखिए, अधिकार किसी व्यक्ति को अपने लोगों या अपने समाज और अपनी सरकार से जो दावा मिलता है, यानी दावा ही क्या कहलाता है? अधिकार कहलाता है। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से ज़रूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया जाता है, इसे मौलिक अधिकार कहते हैं। भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता क्या है? तो मौलिक अधिकार है। हमारा संविधान कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो देखिएगा, हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ये अच्छे से याद होने चाहिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। कानून का राज किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है, इसे कानून का राज कहते हैं। समानता का अधिकार का क्या मतलब है? तो समानता का मतलब है हर किसी से उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर जो है वो उपलब्ध हो। संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है, क्यों? तो यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है। यह उन सारे सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी विशेष जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीची नज़र से देखा जाता है अथवा उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को किस तरह की स्वतंत्रता दी है? तो भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रता दी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की, देश में कहीं भी आने जाने की, देश के किसी भी भाग में रहने और बसने की, कोई भी काम करने, धंधा चुनने और पेशा करने की स्वतंत्रता। हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी में देखिए क्या क्या शामिल होता है। आज़ादी में बोलना, लिखना और कला के विभिन्न रूपों को व्यक्त करना जो है वो शामिल होता है। कानूनी आधार होने पर सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। इसके लिए किन नियमों का पालन करना पड़ता है? तो देखिएगा, कानूनी आधार होने पर सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन इसके लिए उनको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। गिरफ्तारी या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी पड़ती है। गिरफ्तारी या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है। संविधान ने खास तौर पर जिस 3 बुराइयों का जिक्र किया है जिन्हें गैर कानूनी घोषित किया है, बताइए। तो पहला तो क्या है कि संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यक्ति का निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेकार जबरन काम लेने का निषेध करता है। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़े तो उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। तीसरा, संविधान बाल मजदूरी को भी निषेध करता है। किसी कारखाने, खदान या रेलवे बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकता। एक धर्मनिरपेक्ष देश का नाम बताइए। तो भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है? वह है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म मान्यता नहीं होती। किस प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रखरखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता। तो धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। न ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म और धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रखरखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता। अगला प्रश्न देखिए, अल्पसंख्यक को अपने किन हितों की संरक्षण की ज़रूरत होती है? तो भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की। हमारे देश की न्यायपालिका किससे स्वतंत्र रखा गया है उसको? तो सरकार और संसद से। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार लिखो। तो कोई भी संवैधानिक अधिकार आप लिख देंगे, जैसे चुनाव में वोट देने का अधिकार। संविधान अल्पसंख्यकों को किन किन अधिकारों को स्पष्ट करता है? तो देखिएगा, संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसे कहते हैं? तो हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू करने की मांग करने का अधिकार है, हमारे पास उन्हें लागू कराने के उपाय हैं। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिक को कौन कौन से नए अधिकार मिले हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिक को कई तरह के नए अधिकार मिले हैं। निजता का अधिकार,
इसके अनुसार नागरिक और घरों की तलाशी नहीं की जा सकती, उनके फ़ोन टैप नहीं किए जा सकते, उनकी चिट्ठी पत्री को खोलकर नहीं पढ़ा जा सकता। पर्याप्त आवास पाने का अधिकार है, पर्यावरण का अधिकार है, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुंच का अधिकार है। अगला प्रश्न देखिए, किस तरह डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? संवैधानिक उपचार का अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाना है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर सरकार कर रही हो, पर जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन होगा तो हम अदालत के जरिए इसे रोक सकते हैं, इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा कहा है। तो चलिएगा, इन बेहद इंपॉर्टेंट 24 सवालों में आपका जो चैप्टर है वो पूरा खत्म होता है और इसी के साथ आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वो भी पूरी होती है। तो चलिए, धन्यवाद।